भारत की ई-20 नीति, इतिहास, समय रेखा और वास्तविकता। क्या भारत ने बिना तैयारी के ई-20 लागू कर दिया या फिर इसकी तैयारी वर्षों से चल रही थी? ये प्रश्न आज पूरे विवाद के केंद्र में है, क्योंकि यदि हम इतिहास को नहीं समझते तो वर्तमान को भी पूरी तरह नहीं समझ सकते। और ई-20 की कहानी किसी एक वर्ष या किसी एक निर्णय की कहानी नहीं है। ये लगभग 2 दशकों तक चली एक नीतिगत यात्रा की कहानी है। एक ऐसी यात्रा जिसमें ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय और भारत की भविष्य की ईंधन रणनीति तीनों एक दूसरे से जुड़ते दिखाई देते हैं। अध्याय 1, भारत की समस्या क्या थी? भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातकों में से एक है। कई वर्षों तक देश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता रहा, लेकिन इसके साथ 3 बड़ी चुनौतियां जुड़ी हुई थीं। पहली, विदेशी मुद्रा पर भारी खर्च। दूसरी, अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों पर निर्भरता। और तीसरी, ऊर्जा सुरक्षा का जोखिम। यदि वैश्विक बाजार में तेल महंगा होता तो उसका प्रभाव सीधे भारत की अर्थव्यवस्था पर दिखाई देता। लेकिन इसी दौरान देश एक दूसरी समस्या का भी सामना कर रहा था। कई वर्षों तक गन्ने का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होता रहा। चीनी का अधिशेष बढ़ता गया। चीनी मिलों पर आर्थिक दबाव बढ़ने लगा और किसानों के भुगतान में देरी जैसी समस्याएं सामने आने लगी। तब नीति निर्माताओं ने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा, क्या गन्ने और अन्य कृषि स्रोतों से बनने वाले एथेनॉल का उपयोग ईंधन में किया जा सकता है? क्या इससे किसानों को नया बाजार मिलेगा? क्या इससे उद्योग को लाभ होगा? और क्या इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी? यहीं से भारत की एथेनॉल मिश्रण नीति को वास्तविक गति मिली। अध्याय 2, भारत की समय रेखा। सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसा प्रतीत होता है कि ई-20 अचानक सामने आ गया, लेकिन इतिहास एक अलग कहानी बताता है। साल 2003 भारत सरकार ने इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम यानी ई-BP की शुरुआत की। कुछ चुनिंदा राज्यों में ई-5 लागू किया गया, यानी पेट्रोल में 5% एथेनॉल मिश्रण। यह कोई राष्ट्रीय स्तर का तत्काल प्रयोग नहीं था। उद्देश्य था व्यवस्था को समझना, आपूर्ति श्रृंखला को परखना और वास्तविक अनुभव प्राप्त करना। यह हुआ 2023। क्या वाहन कंपनियों को पहले से जानकारी थी? यदि सरकार अचानक ई-20 लागू करती तो वाहन उद्योग के लिए यह एक बड़ा झटका होता। लेकिन उपलब्ध नीतिगत दस्तावेज और समय सीमाएं ये संकेत देती हैं कि वाहन निर्माताओं को पहले से दिशा निर्देश दिए गए थे। इसी कारण कई कंपनियों ने अपने नए मॉडलों को ई-20 कंपैटिबल घोषित करना शुरू किया। हालांकि इसका अर्थ यह नहीं था कि देश की हर पुरानी गाड़ी उसी स्तर पर तैयार थी। और यहीं से एक नया प्रश्न जन्म लेता है, पुरानी बनाम नई गाड़ी, जिसका उत्तर हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे। अध्याय 4, फिर विवाद क्यों हो रहा है? यदि तैयारी वर्षों से चल रही थी तो फिर आज इतना विवाद क्यों दिखाई देता है? क्योंकि किसी भी तकनीकी नीति की सफलता केवल घोषणा से तय नहीं होती। उसकी सफलता 5 महत्वपूर्ण स्तंभों पर निर्भर करती है: ईंधन की गुणवत्ता, वाहन की अनुकूलता, भंडारण और वितरण व्यवस्था, उपभोक्ता जागरूकता और गुणवत्ता की निगरानी। यदि इनमें से किसी एक हिस्से में भी कमी रह जाए तो लोगों के अनुभव अलग अलग हो सकते हैं। अध्याय 5, क्या सभी गाड़ियों पर एक जैसा प्रभाव पड़ेगा? संक्षिप्त उत्तर है नहीं। हर वाहन अलग है। उसका मॉडल वर्ष अलग हो सकता है, उसकी तकनीक अलग हो सकती है, उसका फ्यूल सिस्टम अलग हो सकता है और उसकी स्थिति भी अलग हो सकती है। इसीलिए किसी एक वाहन का अनुभव पूरे देश के सभी वाहनों पर लागू नहीं किया जा सकता। अध्याय 6, सबसे बड़ी वैज्ञानिक गलती। सोशल मीडिया पर अक्सर 2 चरम दावे दिखाई देते हैं। ई-20 से कोई समस्या हो ही नहीं सकती। ई-20 हर इंजन को खराब कर देगा। वैज्ञानिक दृष्टि से दोनों दावे अत्यधिक सामान्यीकृत हैं। सही प्रश्न यह है, किस प्रकार का इंजन, कौन सा मॉडल वर्ष, ईंधन की गुणवत्ता क्या थी? अगले भाग में क्या ई-20 से माइलेज कम होता है?
क्या इंजन खराब हो सकता है? क्या वास्तव में एथेनॉल रबर, प्लास्टिक और धातुओं को प्रभावित करता है? और वैज्ञानिक परीक्षण वास्तव में क्या कहते हैं? अब हम भावनाओं और दावों से आगे बढ़ेंगे और प्रवेश करेंगे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की दुनिया में। दोस्तों, यदि आपको ये डॉक्यूमेंट्री उपयोगी लगी हो, यदि आपको लगता है कि तथ्यों, वैज्ञानिक शोध और प्रमाणों के आधार पर ऐसे विषयों पर चर्चा होनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमारा उद्देश्य किसी व्यक्ति, दल या विचारधारा का समर्थन या विरोध करना नहीं, बल्कि प्रमाण आधारित, संतुलित और शोधपरक जानकारी आपके सामने रखना है, ताकि आप स्वयं तथ्यों के आधार पर अपना निष्कर्ष निकाल सकें। यदि इस विषय पर आपका कोई प्रश्न, सुझाव या अलग दृष्टिकोण है, तो उसे सम्मानपूर्वक कमेंट में लिखिए। यदि वह प्रमाणों और तथ्यों पर आधारित होगा, तो हम उसे अपनी अगली रिसर्च में अवश्य शामिल करेंगे। ऐसे ही गहन, प्रामाणिक और निष्पक्ष विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली शोध आधारित डॉक्यूमेंट्री में।